हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग तैयारी अपनी अच्छे से कर रहे होंगे और आप लोगों का सपना भी होगा कि फौजी बनकर के हम भी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि आपको वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूं जो आपके सपने को पूरा करती है। आप लोगों का जो सपना है कि गणतंत्र दिवस परेड में आप शामिल हो, उसमें मेरे से जितना सहयोग होगा मैं पूरा सहयोग करूंगा। ठीक है। इस YouTube चैनल पे मैं आपको एक चैप्टर की 2 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की। अगर आपने वे दोनों वीडियो देख ली है तो आपने उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली होगी। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि सारे क्वेश्चंस उस चैप्टर के आप सोल्व कर पाओ और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण क्या होती है वो सारी चीज़ें हम समझेंगे और यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड किए हैं। ठीक है। आप उन्हें ध्यान से समझेंगे, उनके कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे और आपके पास जो भी बुक है उस बुक से इस चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं द्विघात समीकरण होते क्या है। देखो, आप लोगों ने पढ़ी होगी रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण को हम लोग हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके वेरिएबल की अधिकतम पावर 1 होती है। जैसे ax + b = 0, इसके वेरिएबल की अधिकतम पावर कितनी है? 1। तो ऐसी इक्वेशन हमारी कहलाती है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। और जिस इक्वेशन के वेरिएबल की अधिकतम पावर 2 होती है, ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म की सभी इक्वेशन मेरी कहलाती है द्विघात समीकरण। द्विघात मतलब वेरिएबल की अधिकतम पावर 2 है। ठीक है। आप यहां से एक बात समझोगे कि रैखिक समीकरण में, लीनियर इक्वेशन में x की अधिकतम पावर 1 है, तो इसका मतलब यहां से x का सिर्फ एक ही मान निकल के आएगा। एक ही मान निकलेगा यहां से जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो। और द्विघात समीकरण से x के 2 मान निकलेंगे जब आप द्विघात समीकरण को सोल्व करोगे तो। ठीक है, x के 2 मान निकलेंगे। ऐसे ही अगर आपके सामने क्यूबिक इक्वेशन लिखी है ax³ + bx² + cx + d = 0, तो यहां से x के 3 मान निकलेंगे। x के 3 मान निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि अधिकतम घात यहां पे 3 है। अगर किसी इक्वेशन में अधिकतम घात 3 है तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं त्रिघातीय समीकरण यानी क्यूबिक इक्वेशन। बात क्लियर हो गई यहां तक? अच्छा, ये जो x के मान निकलते हैं, इस इक्वेशन को सोल्व करने पर x के जो मान निकलते हैं इनको हम x के मान भी कह देते हैं। इनको हम अंग्रेजी में वैल्यूज कह देते हैं, x की वैल्यूज। ठीक है। इन्हीं को हम जीरोज कह देते हैं। इन्हीं को हम हिंदी में शून्यांक बोल देते हैं, शून्यांक। x के मान को ही रूट्स कहते हैं, रूट्स, और हिंदी में कहेंगे मूल। तो अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि किसी द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, तो असल में वो आपसे x की वैल्यूज पूछ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए x के रूट्स क्या होंगे, तो वो असल में x की वैल्यूज पूछ रहा है। अगर वो आपसे पेपर में कह रहा है कि जीरोज क्या होंगे, तो वो असल में आपसे x की वैल्यूज पूछ रहे हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई? अब जब हम इसके रूट्स निकालेंगे x के, तो उन रूट्स को मैं कुछ नाम दे देता हूं। जैसे ये हमारी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0। इसको सोल्व करने पर x की 2 वैल्यूज आती है। मैं नाम कह देता हूं कि एक वैल्यू है अल्फा और दूसरी वैल्यू है बीटा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मूल होंगे वो होंगे x = अल्फा, बीटा। ये क्या कहलाएंगे? मूल कहलाएंगे, यानी रूट्स कहलाएंगे। ठीक है। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? अल्फा, बीटा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं
तो आपको पता है कि सोल्व करने के दो तरीके होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। जैसे आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मुझे इसे सोल्व करना है तो मैं दो तरीके से इसको सोल्व कर सकता हूं। पहला तरीका होता है गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा, ठीक है। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन क्या होता है? जैसे आपके सामने कोई इक्वेशन लिखी है कि x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन है। मुझे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं कॉमन लूँगा तो x प्लस 1 आएगा और यहाँ से 1 कॉमन लूँगा तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक बात है। ये दोनों ब्रैकेट एक साथ लिखूंगा तो x प्लस 1, दूसरे में भी x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी x इक्वल टू -1 और दूसरी वैल्यू भी आएगी x इक्वल टू -1। बात क्लियर हो गई? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो x की वैल्यूज आई है, जो x के रूट्स आए हैं, वे दोनों इक्वल है। कैसे रूट्स है? दोनों इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स है, इक्वल। और दोनों ये वैल्यूज कैसी है? रियल वैल्यू है। तो इसके जो रूट्स है वे बराबर आए हैं हिंदी में, और रियल को हिंदी में कहते हैं वास्तविक। बराबर आए हैं और वास्तविक आए हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल आएंगे या रियल आएंगे? यहां से भी क्वेश्चन बनता है, उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा मेथड है हमारा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व नहीं कर पाते, उसे हम सोल्व करते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक है बच्चों, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है? श्रीधराचार्य फॉर्मूले से x की वैल्यूज निकलती है। x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। यहां से हम x की दो वैल्यूज निकालते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर हो गई बात? ये जो रूट के अंदर b² माइनस 4ac है, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। और हिंदी में इस डिस्क्रिमिनेंट को कहते हैं विविक्तिकर। क्या बोलते हैं? विविक्तिकर। मैं उम्मीद कर रहा हूं जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपने साथ में कॉपी पेन लेकर के भी बैठे हो और ये सारी बातें नोट कर रहे हो, ताकि आपके अच्छे से नोट्स बन जाए और जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो उससे पहले आप एक बार नोट्स से रिवीजन कर लो। ठीक है, यही वो विविक्तिकर है जिससे हम ये पता चलाते हैं कि इसके जो रूट्स निकल के आएंगे वो इक्वल आएंगे या अनइक्वल आएंगे, रियल आएंगे या इमेजिनरी आएंगे। क्लियर बात है? तो अब देखते हैं ये डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। रफ करता हूं मैं इसको, आपने नोट कर लिया होगा। नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, वीडियो क्लासेस का सबसे अच्छा यही काम है कि हम वीडियो पॉज करके के पीछे की चीज़ को नोट कर सकते। देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ? ax² प्लस bx प्लस c, ये हुआ डिस्क्रिमिनेंट। ax² प्लस bx प्लस c, तो यहां डिस्क्रिमिनेंट होगा b² माइनस 4ac, इसको हम d कहते हैं। ठीक है, यह है डिस्क्रिमिनेंट। इससे हम क्या पता चलाते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे, जो x की वैल्यूज आएगी, वो इमेजिनरी आएगी या रियल आएगी, इक्वल आएगी या अनइक्वल आएगी। तो पहला पॉइंट यहाँ ये है कि अगर b² माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि रूट हमारे इक्वल आएंगे। कैसे रूट आएंगे? इक्वल आएंगे और रियल आएंगे। क्लियर है बात? दूसरा पॉइंट ये है कि अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो उसके जो रूट आएंगे वो अनइक्वल रूट आएंगे, यानी बराबर नहीं होंगे। दोनों रूट बराबर नहीं होंगे। और कैसे आएंगे? रियल रूट आएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो रूट कैसे आएंगे? अनइक्वल रूट आएंगे। और इस बार रियल रूट नहीं आएंगे बल्कि इमेजिनरी रूट आएंगे, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? इमेजिनरी क्या होता है?
आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था इमेजिनरी का मतलब होता है रूट के अंदर माइनस का आ जाना। तो देखो आपने श्रीधराचार्य फॉर्मूले में ये पढ़ा था ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आ जाएगी, यानी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो रूट के अंदर नेगेटिव बन जाएगा ना, और रूट के अंदर नेगेटिव बनने का मतलब है इमेजिनरी नंबर का आ जाना। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट से हम ये पता लगाएंगे कि जो हमारे रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे या रियल आएंगे। क्लियर बात है? आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने सोल्व किया, सोल्व करने के बाद दो रूट्स आ गए, एक रूट से अल्फा, एक रूट से बीटा, ये x की वैल्यूज ही तो है। तो इन रूट्स के बीच का अगर मैं सम करता हूं, इन दोनों रूट्स को सम करता हूं, तो उसका फॉर्मूला होगा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। अगर मैं दोनों रूट्स का प्रोडक्ट करता हूं, अल्फा इंटू बीटा होगा सी अपॉन ए। क्या होगा? सी अपॉन ए। ये कोई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, माइनस बी का मतलब है एक्स का कोफिशिएंट और ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई कांस्टेंट टर्म सी और अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सी अपॉन ए। इसको हम कहेंगे सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल। इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल। ठीक है जी, क्लियर बात है? अब अगर आपको रूट्स का सम दे दिया जाए, रूट्स का प्रोडक्ट दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, जो कि यहां से पूछे जाते हैं पेपर में क्वेश्चंस, तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण बनेगी। द्विघात समीकरण बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहां से आएंगे। देखो जी, अब अच्छा, सवाल करने से पहले एक बात और नोट कर लेंगे। पहली बात तो यह है कि अगर किसी द्विघात समीकरण का एक मूल, किसी द्विघात समीकरण का एक मूल a प्लस रूट बी है, तो जो इसका दूसरा मूल होगा, इसका जो दूसरा मूल होगा वो होगा a माइनस रूट बी। कितना होगा? a माइनस रूट बी। ठीक है, अगर एक मूल इरेशनल नंबर में दे रखा है a प्लस रूट बी, तो रूट से पहले जो साइन है ना, बस वो चेंज कर देंगे, ऑटोमेटिकली इसका दूसरा मूल निकल आएगा a माइनस रूट बी। ठीक है, अगर यही बात कॉम्प्लेक्स नंबर में दे रखी होगी, किसी द्विघात समीकरण का एक मूल a प्लस आई बी है, तो उसका दूसरा मूल होगा a माइनस आई बी। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब कुछ सवाल देखते हैं कि किस टाइप के सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी जिसका मूल, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी जिसके मूल, जिसके रूट्स -5 और -3 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी सम ऑफ रूट्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इक्वल टू 0। अच्छा, ये हमारे रूट्स यही तो है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां रखेंगे एक्स स्क्वायर, एक माइनस पहले से था, -8 ये रहा, तो प्लस हो जाएगा प्लस 8x प्लस 5 दिया 15 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी जिसका एक रूट 5 प्लस रूट 2 है।
एक रूट दे दिया है 5 प्लस रूट 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमसे पूछा है क्या होगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक रूट 5 प्लस रूट 2 है तो उसका दूसरा रूट होगा 5 माइनस रूट 2। इतनी बात क्लियर है। अब मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे रूट का सम चाहिए और रूट का प्रोडक्ट चाहिए, यानी इन दोनों को मुझे जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो रूट 2 से रूट 2 खत्म हो जाएगा, जोड़ करके आएगा 10। तो इनका जो सम आया अल्फा प्लस बीटा आया वो आ गया है 10। प्रोडक्ट कितना आएगा अल्फा इंटू बीटा, देखो ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। आपको पता है जब a प्लस बी a माइनस बी की मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, यानी a का स्क्वायर कर देंगे b का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, बीच में माइनस, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो कितना आ गया 23। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 23 इक्वल टू 0। ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना आपका द्विघात समीकरण, ये सिर्फ एनडीए एयरफोर्स या नेवी के एग्जाम्स में नहीं आता। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना एसएससी वगैरह के, उनमें भी क्वेश्चन बन जाता है इस चैप्टर से। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, एसएससी लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से। अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी जिसका एक रूट 3 माइनस रूट माइनस 2 है। ये एक रूट है, तो दूसरा रूट क्या बनेगा 3 प्लस रूट माइनस 2। अच्छा, ये जो रूट माइनस 2 दे रखा है ये क्या है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। क्या है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ रूट 2i, ठीक बात है ना। तो एक प्रकार से इमेजिनरी नंबर है, और जब इमेजिनरी नंबर हो तो मैंने बताया था बस साइन चेंज कर दो इससे पहले जो आ रहा है उसका। तो एक रूट ये है, दूसरा रूट ये है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो एक्स स्क्वायर माइनस, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 3 6x हो जाएगा, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 होगा और माइनस आएगा बीच में, और रूट टू 2 हो जाएगा, और इसका i का स्क्वायर होता है -1 तो +2 आ जाएगा, ये इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 इक्वल टू 0। बात समझ में आई क्या? देखो इसको समझो क्या होता है ये भाई। जब आप a प्लस आई बी की मल्टीप्लाई a माइनस आई बी में करोगे तो पहले तो इसकी मल्टीप्लाई होगी a स्क्वायर की, बीच में माइनस आएगा, फिर आई बी की मल्टी होगी तो आई स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। आई स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, -1 होती है। तो यहाँ माइनस रखेंगे तो ये असल में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी 3 माइनस रूट माइनस 2 और इसकी मल्टीप्लाई करी 3 प्लस रूट माइनस 2 के साथ में, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ये यहाँ पे बीच में प्लस आएगा क्योंकि यहाँ प्लस होगा ना ये, और b का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 9 और 2 11 आएगा। क्लियर है बात? तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसका एक रूट ये होगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल ये कहता है कि हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, जैसे आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है 9x स्क्वायर प्लस mx प्लस 1 इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर प्लस mx प्लस 1 इक्वल टू 0, और हमसे ये कहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है वे रियल है, जो रूट है वे रियल है। तो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू क्या होगी? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अगर रियल है तो m की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी के रूट अगर रियल हो तो इसका मतलब ये हुआ कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट से b स्क्वायर का मतलब m स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब 4 9 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। m स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको इधर लेकर के जाएंगे तो 36। अब यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो m की 2 वैल्यू निकल के आएगी, एक आएगी प्लस की 6, एक आएगी माइनस की 6। ठीक है, ये जो प्लस की 6 आई इसके साथ में हम ये सिंबल सेम रखेंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वाला, और जो ये माइनस की वैल्यू आई इसके साथ हम सिंबल चेंज करके लिख देंगे स्मॉलर देन एंड इक्वल टू वाला। ठीक है,
तो m की जो वैल्यू है वो -6 से तो छोटी छोटी है और 6 से बड़ी बड़ी है, ठीक है। 6 से छोटी छोटी है और -6 से छोटी है, 6 से बड़ी है, तो यही इसका आंसर होगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि m की वैल्यू -6 से तो छोटी है और m की वैल्यू +6 से बड़ी है। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर होगा। क्लियर हो गई बात सभी को? ठीक है, कमेंट में बताओ एक बार क्लियर है क्या बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन ये कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी जिसका एक रूट 2 + 3i है। अच्छा, एक रूट 2 + 3i है तो इसका दूसरा रूट हो जाएगा 2 - 3i। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होती है x² माइनस इन दोनों का जोड़, इन दोनों को जोड़ेंगे तो सिर्फ 4 आएगा, 4x प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 4 13 = 0 आंसर। ठीक है, आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये कहा है कि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 2x + 1 = 0। आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 2x + 1 = 0 और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है α, β। आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट होंगे 1/α, 1/β। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट होंगे 1/α, 1/β। बनाओ। जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे ना उसके रूट ये है, इसका मतलब जो इक्वेशन बनेगी वो होगी x² माइनस इन दोनों का सम निकलेगा इस बार 1/α + 1/β इंटू x प्लस रूट का गुणनफल यानी इन दोनों का गुणनफल निकलेगा 1/α इंटू 1/β = 0। ये बनेगी इक्वेशन। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि x² माइनस, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, इसका एलसीएम लेता हूँ तो नीचे आएगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1/α इंटू बीटा = 0। ठीक है, अब मुझे अल्फा प्लस बीटा यानी कि सिंपल रूट का सम चाहिए और ये तो यहीं से निकल आएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा क्या, -b/a यानी कि -2। अल्फा इंटू बीटा यहाँ से क्या निकल के आएगा, c/a यानी कि सिर्फ 1। ये दोनों वैल्यू यहाँ रख देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी x² + 2x + 1 = 0 आंसर। ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, नोट कर सकते हो आप इसे। अगला क्वेश्चन देखते ही ऐसे ही। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + 3x - 1 = 0। 2x² + 3x - 1 = 0। इसके रूट है अल्फा, बीटा। आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट होंगे α/β और β/α। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके ये दो रूट हो गए, ये पहला रूट है और ये दूसरा रूट है। ट्राई करो खुद से पहले। तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस, भाई इन दोनों मूलों का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो इन दोनों को ही तो जोड़ना पड़ेगा, यानी α/β प्लस β/α इंटू x प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, α/β इंटू β/α = 0। क्लियर है बात यहाँ तक? इसको मैं लिख सकता हूँ x² माइनस, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर आ जाएगा α² प्लस β² इंटू x और ये तो कट पिट के 1 आ गया = 0। यानी मुझे एक तो इसकी वैल्यू चाहिए, एक इसकी वैल्यू चाहिए, वो निकलेगी यहाँ से। देखो यहाँ से कौन कौन सी वैल्यू निकल सकती है, एक तो अल्फा प्लस बीटा का मिल जाएगा मुझे, यहाँ से कितना मिल जाएगा, -3/2 मिल जाएगा।
यहां से अल्फा इंटू बीटा कितना मिल जाएगा, माइनस के 1 मिल जाएगा। ठीक बात है। मुझे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक बात है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा तो मेरे पास -3/2 है, इसका स्क्वायर करूंगा तो 9/4 आ जाएगा। इसकी तो वैल्यू मुझे निकालनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा मेरे पास -1 है तो ये हो जाएगा -2। ये -2 इधर आएगा तो 9/4 प्लस 2 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 4 दूनी 8, 9 और 8 17/4। तो इसकी वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 17/4। क्लियर है बात। यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 17/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू है -1 तो यहाँ प्लस कर दूँ इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इस 4 को मैं एलसीएम लेकर के इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 1 इक्वल टू 0। बताओ क्लियर है क्या। ठीक है। बहुत ही डिटेल में बहुत ही आराम से सवाल को समझा रहा हूँ। क्लास में इतने आराम से सवाल नहीं समझाता मैं। अगर आपने 12th अच्छे से करी होगी, 12th में आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो ये चीज़ें आपको इतने डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे भी क्वेश्चन को कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी। लेकिन फिलहाल मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को जो बच्चे जिनका बेसिक कमज़ोर है उनको भी मैं डिटेल में बताऊं ताकि वो भी चैप्टर के कंसेप्ट को समझे, सारे फॉर्मूले समझे। ठीक है, नोट कर सकते हो आप, सारे फॉर्मूले वो समझे। ठीक है। और जब उनकी प्रैक्टिस, जब ये फॉर्मूले, जब उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो इतनी प्रैक्टिस करें कि ये सारी चीज़ें, ये फालतू की जो चीज़ें ये ना करनी पड़े। इतनी कैलकुलेशन जब आप माइंड में करने लग जाओगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और पेपर उन्हीं का निकलता है जिनकी स्पीड बढ़ी रहती है। अगर आपकी स्पीड, सवाल सोल्व करने की स्पीड कम है तो ये समझ लो कि आप कंपटीशन से बाहर हो। कंपटीशन में नंबर उसका आएगा जिसकी स्पीड अच्छी होगी। समझ आ रही है बात। तो अपनी स्पीड पे भी काम करना है। अब ये बोर्ड एग्जाम नहीं है कि हमको इतनी सारी लाइन लिखनी पड़ेगी, हमको ये सारे पेपर में ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। अब आप कुछ चीज़ें मिस कर सकते हो, कुछ कैलकुलेशन अपने दिमाग में लगा सकते हो और सीधे सीधे आंसर लिख सकते हो। ठीक है। लेकिन मेरा काम तो डिटेल में बताने का है ताकि आप लोग हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाओ। थोड़ी सी घर पे मेहनत करो, क्लास के बाद सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये कहा है कि आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। आप मुझे वैल्यू बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। बताओ, डू इट। करो भाई, सवाल करो, करो सवाल करो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या अभी बताया था मैंने, ये लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा, माइनस में 4 अल्फा बीटा नहीं 2 अल्फा बीटा। ठीक है। इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बटे ए, यानी कि पी आ जाएगा, सिर्फ पी स्क्वायर हो जाएगा ये। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी बटे ए, यानी कि सिर्फ क्यों होगा पी स्क्वायर माइनस 2 को इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। अब मैं आपको थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल कराऊंगा। ठीक है। सवाल ये कह रहा है कि x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x की वैल्यूज़ निकालनी है और इसके मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 2 और 4, दूसरा ऑप्शन है 1, -8, तीसरा ऑप्शन है 8, 1, चौथा ऑप्शन है -1, 8। तो कैसे करेंगे देखो। जब भी आपको ऐसे सवाल मिल जाए तो इसमें ये जो वेरिएबल दे रखा ना x की पावर 1/3, इसको y मान लो। मैं पहले डिटेल में समझा रहा हूँ आपको। x की पावर 1/3 को आप y मान लो।
तो जब आप x की पावर 1/3 को y मानोगे तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, y² हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस y हो जाएगा, एंड -2 = 0। ठीक है जी। अच्छा, इसके जो फैक्टर करेंगे तो वो कितने होंगे, y² + 2y - y -2 = 0। यहाँ से y कॉमन आएगा तो ये y + 2 हो जाएगा, -1 कॉमन आएगा तो y + 2 = 0। एक तो यहाँ से वैल्यू मिल गई मुझे y = -2, एक वैल्यू मिल गई मुझे यहाँ से y = 1। ठीक बात है। अच्छा, अब मैंने y को x की 1/3 माना था, तो y की जगह मैंने x की 1/3 रख लिया = -2। यहाँ y को मैंने x की पावर 1/3 माना था = 1 रख लिया। अब जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो 1/3 है, ये इधर जा कर के होल क्यूब हो जाएगा तो x = -8 आएगा, और यहाँ से भी जब इधर करेंगे तो x = कितना आएगा, 1। तो x का जो सही आंसर होगा कितना होगा, ये सही आंसर होगा। ठीक है, ये तो बताया मैंने डिटेल में। अब आपको अगर इसे ऑप्शन से करना हो तो देखो ऑप्शन से कैसे करेंगे। भाई ये जो आपको ऑप्शन दिए हैं ये सवाल के आंसर ही तो है, इन ऑप्शंस में ही तो कोई सा एक आंसर है, और ये जो आंसर है ये x की वैल्यूज ही तो है। तो अगर मैं x की डायरेक्ट वैल्यू यहीं पे रख लूँ और डायरेक्ट वैल्यू रखने पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो हमें पता चल जाएगा वही हमारा आंसर है। जैसे मैं इसी ऑप्शन को लेकर के चलता हूँ, मैंने इसी ऑप्शन को लेकर के चला, मैं x की जगह मैंने 1 रखा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 की पावर कुछ भी हो +1 -2, 1 और 1 2, 2 - 2 खत्म, 0। इक्वेशन सेटिस्फाई होगी 1 से। 1 से इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब 1 इसका एक फैक्टर है। 1 किस किस ऑप्शन में आ रहा है, इन दोनों ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, बचे ये 2 आंसर। अब बस ट्राई करके देख लो क्या 8 की पावर से हो रहा है या -8 की पावर से हो रहा है। अब हम देखेंगे, 8 रख के देख रहा हूँ, पहले इस ऑप्शन को रख के देख रहा हूँ। मैंने 8 की पावर 2/3 किया प्लस 8 की पावर 1/3 किया -2, देखते हैं इसको सोल्व करके 0 आता है क्या। अगर 0 आ गया तो 8 इसका फैक्टर होगा, अगर नहीं आया तो 8 इसका फैक्टर नहीं होगा। भाई 8 की पावर 1/3, इसको समझो, मान लें किसी नंबर की पावर 1/3 है तो इसका मतलब ये है क्यूब रूट ऑफ x। जैसे 8 की पावर 1/3 है तो इसका मतलब ये है कि क्यूब रूट ऑफ 8, और क्यूब रूट ऑफ 8 होता है किसका, 2 का। तो यहाँ कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 2, ये तो अब बनेगा 4, ये हो जाएगा 2 - 2, 2 से 2 खत्म, कितना आंसर आया 4, आना चाहिए था 0, आया 4। इसका मतलब 8 इसका एक फैक्टर नहीं है। अगर 8 इसका एक फैक्टर नहीं है तो ये ऑप्शन भी कट गया, बचा एक ऑप्शन, यही इसका असली आंसर होगा। एक बार -8 को भी ट्राई करके देख लेते हैं, -8 से आता है क्या। देखो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -8 रखा मैंने x की जगह पे, -8 का स्क्वायर की पावर 1/3 ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, -8 की पावर 1/3 -2 = 0। ठीक है, इसको करेंगे तो 8 8 64 की पावर 1/3 प्लस इसका कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये -2 हो गया, ये -2 हो गया = 0। ये कितना हो गया, 64 की पावर 1/3 कितना होता है 4, ये -4 कट के आ गया 0, 0 तो दिखाना था, कट के 0 आ गया, इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि -8 इसका एक फैक्टर है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्लियर है, समझ आया सभी को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मैं ऐसा ही एक सवाल ले रहा हूँ। सवाल कह रहा है कि 6x की पावर 1/3 प्लस x की पावर -1/3 = 5, और मैं इसके ऑप्शन भी लिख देता हूँ, आप लोगों को ऑप्शन से करना है, फिर मैं समझाऊंगा। पहला ऑप्शन है 1 या 1/8, दूसरा ऑप्शन है 1/8 1/27, तीसरा ऑप्शन है 1/2 या 1/27, और चौथा ऑप्शन है 1 या 1/27। करो। देखो जैसे मैंने इस ऑप्शन को पकड़ा, मैंने 1/8, भाई यहाँ सबकी 1/3 है पावर, तो 1/8 की पावर जब 1/3 करेंगे कितना आएगा, 1/2 आएगा ना, सिंपल सी बात है।
1/8 की पावर -1/3 करेंगे, क्योंकि यहाँ -1/3 भी दे रखा है ना, तो कितना आएगा, सिंपल 2 आ जाएगा। माइनस का मतलब होता है उल्टा हो जाना, 2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 1/27 की पावर 1/3 करूँगा तो कितना आंसर आएगा, 1/3 आएगा। और 1/27 की पावर -1/3 करूँगा तो कितना आंसर आएगा, 3 आएगा। तो देख लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ x की जगह पहले यही ऑप्शन रख के देख लेता हूँ, क्योंकि इसी ऑप्शन से हमारे सॉल्यूशन जल्दी हो पा रहे हैं। तो 1/8 की पावर 1/3 करूँगा तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो इस पूरे की जगह मैं 1/2 रख दूँ, 6 × 1/2 प्लस x की पावर -1/3, यानी कि 1/8 की पावर -1/3 करूँगा तो प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2, 2 × 6, 3 और 2 5 आ गया। इधर भी 5, इधर भी 5 ही आ रहा था। इसका मतलब 1/8 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 1/8 इसका एक फैक्टर है। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 1/8 नहीं है। अब आंसर या तो ये है या तो ये है। अब 1/27 को रख के देख लेते हैं। भाई 1/27 की पावर 1/3 करेंगे तो 1/3 आएगा, यानी कि इसकी जगह मैं 1/3 रख देता हूँ। ये 6 यहाँ था पहले से ही। 1/27 की पावर -1/3 करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 और 2 5, इससे भी 5 आ गया, इससे भी 5 आ गया। इसका मतलब 1/27 भी इसका एक फैक्टर है, यानी यही इसका सही आंसर है। बोलो, क्लियर है? डिटेल में कैसे करेंगे? डिटेल में हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 6x की पावर 1/3, 1 इसे मैं x की पावर 1/3 = 5 ले सकता हूँ। एलसीएम लेकर के जब इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो 6x की पावर 2/3 बनेगा, ये +1 बनेगा, और ये इधर चला जाएगा, 5x की पावर 1/3 बनेगा। इसको इधर ला सकता हूँ, 6x की पावर 2/3 माइनस के 5x की पावर 1/3 + 1 = 0। मैं इसको y मान करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूँ। ठीक है, अगला सवाल। तो अगला सवाल मेरे पास आखिरी सवाल है आज ये। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारी समझ में आ गई होगी। सारे हर एक लेवल के सवाल जो पेपर में पूछे जाते हैं मैंने आपको करा दिए। सवाल ये है कि x² + 9 = 0, यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी? तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, x², इसको 9 को इधर ले आओ, -9, यहाँ से सिंपल से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √-9। अब रूट के अंदर माइनस आ रहा है, इसका मतलब इमेजिनरी नंबर आएगा, तो x = हो जाएगा ±3i। ठीक है, तो ये आज का आखिरी सवाल था। इसी के साथ ही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म होता है।